प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 11 रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शंस का परिचय पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अध्याय 11 रचनाएं कंस्ट्रक्शंस के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर जब आप अध्याय 11 की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करोगे तो सभी प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। दोस्तों, कक्षा 9 में हमारा अध्याय 11 था रचनाएं। ठीक है। और कक्षा 10 में भी अध्याय 11 है रचनाएं। ठीक है। तो कक्षा 9 में जब आपने अध्याय 11 रचनाएं पढ़ा था तो वहां पर हमने एक पटरी तथा प्रकार का प्रयोग करके कुछ रचनाएं की थी। ठीक है। हमारे चैनल पर कक्षा 9 के अध्याय 11 रचनाएं के सभी वीडियोज उपलब्ध हैं। अगर आपने कक्षा 9 का अध्याय 11 रचनाएं अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इन वीडियोज को अवश्य देखें। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी कक्षा 10 के अध्याय 11 रचनाएं को समझने में। तो दोस्तों, कक्षा 9 में हमने कुछ कोणों की रचना करना सीखा था, जैसे कि 90 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण इत्यादि। उसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें कक्षा 10 में। हमने सीखा था कि किसी कोण को कैसे समद्विभाजित करना है। ठीक है। तो उसकी जरूरत पड़ेगी अब हमें कक्षा 10 में। हमने सीखा था किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींचना है। उसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी इस अध्याय में। हमने सीखा था कुछ त्रिभुजों की कैसे रचना करनी है। उसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें इस अध्याय में। फिर हमने कक्षा 9 में जो रचनाएं सीखी थी उनका औचित्य भी दिया था। ठीक है। तो आप कक्षा 9 के अध्याय 11 रचनाओं का वीडियो अवश्य देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो, देखा है तो आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा। दोस्तों, कक्षा 10 के इस अध्याय में हम पिछली रचनाओं के ज्ञान का उपयोग करते हुए कुछ और रचनाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो अगर आपने हमारे कक्षा 9 के वीडियोस देखे हैं रचनाएं अध्याय के तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो अवश्य देखें। उसी से आपको कक्षा 10 में अध्याय 11 को समझने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, इस अध्याय में हम 3 रचनाएं पढ़ेंगे। रचना 11.1, रचना 11.2 और रचना 11.3। और फिर उन रचनाओं पर आधारित हमें प्रश्न करने हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में तो हम बस उन रचनाओं के बारे में देखेंगे कि वो रचनाएं क्या कहती हैं। रचना कैसे करनी है इसके हमारे अलग से वीडियोस हैं। ठीक है। तो हर एक रचना का वीडियो है और सभी रचनाओं का वीडियो है, तो उसे आप अवश्य देखें। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि रचना 11.1 में करना क्या होगा। हमें एक रेखाखंड दिया होगा, उसका हमें विभाजन करना होगा। ठीक है। तो एक रेखाखंड को हमें दिए हुए अनुपात में विभाजित करना होगा। तो मान लेते हैं कि एक रेखाखंड हमें ए बी दिया होगा, कुछ भी दिया हो सकता है। ठीक है। किसी लंबाई का। ठीक है, ए बी। तो हमें इसे एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करना होगा। ठीक है। एम अनुपात एन कुछ भी हो सकता है, 2:3, 5:10। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो 2 भागों में बांटना है ताकि वो एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित हो जाए। समझ लेते हैं इसको। जैसे कि मान लो एक हमें ए बी रेखाखंड दिया है, ए बी लंबाई का। ठीक है। अब हमें इसे m अनुपात n में विभाजित करना है, यानी कि 2 भागों में बांटना है। तो मान लेते हैं कि 2 भागों में बांटने पर एक बिंदु P की आवश्यकता होगी हमें, तभी ये 2 भागों में बटेगा, जैसे कि AP और PB। ठीक है। तो AP और PB का जब हम अनुपात निकालें तो निकले अनुपात हमारा m अनुपात n। ठीक है। तो ये करना होता है हमें रचना 11.1 में कि AP और PB का अनुपात आ जाए m अनुपात n। तो हम कह सकते हैं कि हमने दिए हुए रेखाखंड AB को, ठीक है, दिए हुए अनुपात में विभाजित कर दिया। दिया हुआ अनुपात क्या है? एम अनुपात एन। ठीक है। तो एपी और पीबी में विभाजित कर दिया, अर्थात एम अनुपात एन में विभाजित कर दिया। ठीक है। तो ये है हमारी रचना 11.1। ठीक है। इसकी रचना कैसे करनी है और रचना की प्रामाणिकता का हमारा अलग से वीडियो है, तो आप उसे अवश्य देखें। ठीक है। और इस रचना पर आधारित प्रश्न है हमारे प्रश्नावली 11.1 में। ठीक है। तो हम उन प्रश्नों को हल करेंगे, उनके हमारे अलग से वीडियोज हैं, आप उनको अवश्य देखें। दूसरी रचना है रचना 11.2। रचना 11.2 में हमें एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। दोस्तों, हमें एक त्रिभुज दिया होगा। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी। तो हमें इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी होगी। त्रिभुज मान लेते हैं डीएफ। ठीक है। तो हमें एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी होती है रचना 11.2 में दिए गए स्केल गुणक के अनुसार। स्केल गुणक होता है कि अनुपात। ठीक है। देखो, समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होती हैं। ठीक है। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वही होता है स्केल गुणक। ठीक है। तो हमें उसी स्केल गुणक के अनुसार समरूप त्रिभुज की रचना करनी होगी। ठीक है। दोस्तों, रचना 11.2 पर आधारित प्रश्न है आपके प्रश्नावली 11.1 में। तो प्रश्नावली 11.1 में आपको बहुत प्रश्न मिलेंगे जो रचना 11.2 पर आधारित है। आप हमारी रचना 11.2 का वीडियो
अवश्य देखें। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे समरूप त्रिभुजों की रचना करनी होती है और उसमें रचना की प्रमाणिकता भी पता चलेगी कि कैसे समरूप त्रिभुजों की रचना करने के बाद उस रचना की प्रमाणिकता की जाती है। रचना 11.3। रचना 11.3 है, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। ठीक है, तो दोस्तों एक वृत्त होगा हमारा। ठीक है, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है और इस बिंदु से हमें स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है वृत्त पर। ठीक है, तो दोस्तों स्पर्श रेखा क्या होती है इसके बारे में अध्याय 10 में हमने बताया है। तो आप हमारे अध्याय 10 के वीडियो देखेंगे तो आपको स्पर्श रेखाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, उन वीडियोस में आपको पता चलेगा कि वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर हम अधिक से अधिक 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, फिर रचना 11.3 का वीडियो देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि कैसे इस प्रकार की रचना हमें करनी है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कैसे स्पर्श रेखाएं खींचनी होती हैं और उसकी प्रमाणिकता के बारे में। और दोस्तों जो रचना 11.3 है उस पर आधारित है आपके सारे प्रश्न प्रश्नावली 11.2 में। ठीक है, तो प्रश्नावली 11.2 के सारे प्रश्न जो है रचना 11.3 पर आधारित है। दोस्तों अध्याय 11 में हमें आवश्यकता पड़ेगी जो हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की कैसे रचना करनी है। ठीक है, तो उसको हम जल्दी से फिर से समझ लेते हैं कि किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि एक ए बी रेखाखंड है, हमें इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को केंद्र मानकर तथा 1/2 ए बी मतलब ए बी की जो लंबाई है उसके आधा से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड ए बी के दोनों ओर चाप लगाएंगे। ठीक है, तो देखो प्रकार के नुकीले हिस्से को रखेंगे हम बिंदु ए पर और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल के बीच की दूरी को रखेंगे ए बी की जो दूरी है उसके आधे से अधिक। ठीक है, और एक चाप लगा देंगे ऊपर। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु ए पर ही रखेंगे और दूसरा चाप लगा देंगे नीचे। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले आएंगे बिंदु बी पर और ऊपर एक चाप लगा देंगे। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखते हुए प्रकार के नुकीले हिस्से को पेंसिल बी पर ही रखेंगे और पेंसिल को ले आएंगे नीचे और एक लगा देंगे चाप। ठीक है, अब मान लेंगे ये चाप एक दूसरे के एक्स और वाई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऊपर दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको मान लेते हैं एक्स बिंदु, नीचे दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको मान लेते हैं वाई बिंदु। फिर एक्स वाई को मिलाइए, तो एक्स और वाई को मिला देते हैं। एक्स वाई को मिलाते हुए एक हमने रेखा खींच दी। अब मान लेते हैं कि एक्स वाई और ए बी को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। मान लेते हैं ये जो एक्स वाई है वो ए बी को रेखाखंड ए बी को जहां प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु है हमारा एम। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमने दिए गए रेखाखंड को समद्विभाजित कर दिया, लंब समद्विभाजित। ठीक है, इसका मतलब जो एक्स वाई है वो ए बी पर लंब है और एक्स वाई ने ए बी को दो बराबर भागों में बांट दिया, ए एम और एम बी में। ठीक है, तो इस तरह से की जाती है दोस्तों लंब समद्विभाजक की रचना। दोस्तों प्रश्नावली 11.1 में बहुत प्रश्नों में हमें एक दिए गए रेखा के समांतर रेखा की रचना करनी होगी, तो उसकी प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें एक रेखा दी हुई है रेखाखंड BC। ठीक है, और हमें इसके समांतर एक रेखा खींचनी है B डैश से। ठीक है, B डैश से खींचनी है B डैश C डैश। तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, BC के समांतर खींचनी है और B डैश से खींचनी है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रकार लेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु B पर। ठीक है, क्योंकि BC के समांतर खींचनी है, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु B पर और पेंसिल को ले जाएंगे कुछ दूरी पर और एक बड़ा सा चाप लगा देंगे। ये चाप AB को जहां काटेगा वहां एक बिंदु से दर्शा देंगे और जहां BC को काटेगा वहां एक बिंदु से दर्शा देंगे। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे बिंदु B डैश पर जहां से हमें समांतर रेखा खींचनी है। ठीक है, और पेंसिल से लगा देंगे एक बड़ा सा चाप। ये चाप जहां पर भी ए बी डैश को काट रहा है वहां पर एक बिंदु से हम दर्शा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब प्रकार को लेंगे और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी नाप लेंगे। BC के समांतर खींचनी थी ना, तो बिंदु B से जब हमने चाप लगाया था, ठीक है, वो चाप जहां पर AB को काट रहा था और जहां पर BC को काट रहा था, इन दोनों चापों के बीच की दूरी को हम नाप लेंगे। ठीक है, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे उस बिंदु पर जो बिंदु मिला था चाप के काटने पर AB पर और पेंसिल को रखेंगे उस बिंदु पर जो चाप को काटने पर मिला था रेखाखंड BC पर।
इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को प्रकार से नापेंगे। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और बिंदु के बीच की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे इस बिंदु पर जो हमें मिला था बी डैश से चाप लगाने पर रेखाखंड ए बी डैश पर। ठीक है, अब पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। ये चाप जो है बी डैश से पहले लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, उसे एक बिंदु से दर्शा देंगे। अब बी डैश और ये जो नया बिंदु है इससे जाने वाला एक रेखाखंड खींच देंगे। ठीक है, तो अब जो बी डैश से और इस बिंदु से जाने वाला रेखाखंड खींचा बी डैश सी डैश। ठीक है, तो ये हमारा समांतर रेखा मिल गई हमको बीसी के। ठीक है, बीसी के समांतर रेखा मिल गई। तो बी डैश सी डैश हमने समांतर खींच दिया बीसी के। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है कि बी डैश सी डैश हमने बीसी के समांतर खींच दिया। तो इस प्रक्रिया से हम एक दिए गए रेखा के समांतर रेखा की रचना कर सकते हैं। तो हमने दिए गए रेखा बीसी के समांतर बी डैश सी डैश की रचना कर ली। तो इस प्रक्रिया को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों कुछ प्रश्नों में हमें जो है वृत्त का केंद्र नहीं दिया गया होगा, तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम वृत्त का केंद्र ज्ञात करते हैं। तो यदि वृत्त का केंद्र नहीं दिया है तो हम कोई दो असमांतर जीवाएं लेकर, ठीक है, तो हम दो जीवाएं ले लेंगे उस वृत्त पर जो कि असमांतर हों, ठीक है, समांतर नहीं हो, तथा उनके लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु के रूप में। ठीक है, फिर उन दोनों असमांतर जीवाओं का हमें लंब समद्विभाजक खींचना है, जो अभी हमने सीखा है, इसी वीडियो में भी सीखा है। ठीक है, फिर उन दोनों लंब समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा के रूप में हम वृत्त का केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे सीखते हैं? एक वृत्त है, हमें इसका केंद्र नहीं पता, हमें इसका केंद्र ज्ञात करना है। तो विधि क्या होगी? पहले हम दो असमांतर जीवाएं खींच लेंगे। तो हमने एक जीवा खींच ली ए बी, दूसरी खींच ली सी डी। बस ध्यान रखना है कि ये दोनों जीवाएं समांतर ना हो। ठीक है, अब दोनों जीवाएं समांतर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ए बी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे पहले, फिर सी डी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं ये अभी हमने सीखा था। क्या करेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा रख देंगे, ए बी का खींचना है लंब समद्विभाजक तो बिंदु ए पर, और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को रखेंगे ए बी के आधे से ज्यादा। ठीक है, और पेंसिल से ऊपर एक चाप लगा देंगे। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को रखेंगे बिंदु ए पर ही, और पेंसिल से नीचे एक चाप लगा देंगे। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखते हुए प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे बिंदु बी पर और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे ऊपर। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही रहेगी और प्रकार का नुकीला हिस्सा भी बिंदु बी पर रहेगा और पेंसिल से नीचे एक लगा देंगे चाप। ठीक है, अब ऊपर वाले दोनों चाप जहां टकराए वहां एक बिंदु ले लिया, नीचे वाले दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करे वहां एक बिंदु ले लिया। अब इन दोनों बिंदुओं से जाने वाला एक रेखा खींच दी हमने। ठीक है, अब ये रेखा जो है ए बी को क्या करेगी, लंब समद्विभाजक करेगी। ठीक है, तो इस तरह हमने ए बी का लंब समद्विभाजक खींच दिया। अब हम खींचेंगे सी डी का लंब समद्विभाजक। अब हम खींचेंगे दोस्तों सी डी का लंब समद्विभाजक। तो प्रक्रिया वही रहेगी, प्रकार के नुकीले हिस्से को रखेंगे बिंदु सी पर। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी होगी सी डी के आधे से अधिक। ठीक है, और इस दूरी को फिक्स कर लेंगे। अब पेंसिल से एक चाप लगा देंगे। प्रकार के नुकीले हिस्से को अब बिंदु सी पर ही रखेंगे और पेंसिल से चाप लगा देंगे सी डी के दूसरी तरफ। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले आएंगे बिंदु डी पर और एक चाप लगा देंगे। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु डी पर ही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और दूसरा चाप लगा देंगे दूसरी तरफ सी डी के। ठीक है, अब जहां पर ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर एक बिंदु ये ले लिया और दूसरे दोनों चाप जहां काट रहे हैं वहां एक बिंदु ले लिया। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा खींच देंगे। तो हमको ये दो लंब समद्विभाजक मिल गए, ए बी जीवा का और सी डी जीवा का। ठीक है, ये दो लंब समद्विभाजक जहां पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही बिंदु होगा हमारे इस वृत्त का केंद्र। तो दोस्तों ये प्रक्रिया है वृत्त का केंद्र ज्ञात करने की। ठीक है, तो आपकी प्रश्नावली 11.2 में कुछ प्रश्न दिए हैं जिसमें आपको वृत्त का केंद्र नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको दो समांतर जीवाएं लेकर उनकी लंब समद्विभाजक खींचकर उसके प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करना है और वही होगा हमारे उस वृत्त का केंद्र। दोस्तों अध्याय 11 में रचनाएं में हमें कुछ कोणों की रचना करना आना चाहिए जो कि हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम उनको दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि कैसे 60 डिग्री का कोण खींचना है या अन्य कोण खींचने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि 60 डिग्री के कोण की रचना कैसे करना सीखा था हमने कक्षा 9 में। ठीक है, अब हमारे कक्षा 9 के वीडियो भी अवश्य देखें। ठीक है, तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक किरण दी गई है हमें ए बी, जिसके प्रारंभिक बिंदु ए से हमें 60 डिग्री का कोण खींचना है। ठीक है,
हमें एक किरण AC की रचना करनी है जिससे कि कोण CAB 60 डिग्री का हो जाए। ठीक है, तो AB से हमें 60 डिग्री का कोण खींचना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कोण CAB 60 डिग्री हो, वो हम देख लेते हैं फिर से। तो आइए दोस्तों सीख लेते हैं कि कैसे हम AB पर 60 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। ठीक है, रचना के चरण होंगे, बहुत ही आसान है। हमें AB पर 60 डिग्री का कोण खींचना है A से। तो अब A को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचेंगे। ठीक है, तो प्रकार का नुकीला हिस्सा रख देंगे बिंदु A पर और कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींच देंगे। जो AB से होकर जाता हो थोड़ा सा बड़ा हो वो चाप। ठीक है, और जो AB को मान लेते हैं कि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वो बिंदु D, मतलब कोई भी बिंदु ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा हमको, अब जो प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे। ठीक है, ये जो दूरी ली थी ना, ये चाप लगाया था। ठीक है, और अब डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का, ठीक है, यानी कि वही दूरी रखेंगे प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की जो पहले ली गई थी, से एक और चाप खींचेंगे। ठीक है, ठीक है, तो डी पर रखेंगे प्रकार का नुकीला हिस्सा। ठीक है, एक और चाप खींचेंगे जो चरण एक में खींचे गए चाप को प्रतिच्छेद करे। ठीक है, यहां से खींचना है प्रकार के नुकीले हिस्से को रख के। ठीक है, एक और चाप खींचना है, दूरी वही रखनी जो ए से डी की दूरी रखी थी। ठीक है, अब जो पहला चाप खींचा था बिंदु ए से, वो उस चाप को प्रतिच्छेद करे और मान लेते हैं कि दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु है बिंदु ई। अब ई से जाने वाली एक किरण खींच देते हैं ए सी। ठीक है, बिंदु ई और ए से होकर जाने वाली एक किरण खींचना है हमें ए सी। ठीक है, तब जो कोण सी ए बी बना, हमारा कोण सी ए बी ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो इस तरह से 60 डिग्री के कोण की रचना करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। दोस्तों कक्षा 9 में हमने 120 डिग्री के कोण की रचना करना भी सीखा था, तो उसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे इस अध्याय के प्रश्नों को हल करने में। तो प्रारंभिक बिंदु ए से किरण ए बी दी हुई है। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु ए है, तो ए बी पर हमें 120 डिग्री का कोण खींचना है। ठीक है, हम एक किरण AC की रचना करना चाहते हैं जिससे कि कोण CAB 120 डिग्री हो। ठीक है, तो कोण CAB 120 डिग्री हो तो हमें एक किरण AC की रचना करनी होगी। ठीक है, तो कोण CAB होगा 120 डिग्री। कैसे करनी होगी वो हम देख लेते हैं अभी। 120 डिग्री का कोण खींचने के लिए प्रक्रिया हमें वही अपनानी होगी जो 60 डिग्री का कोण खींचने के लिए अपनाई थी, बस उससे थोड़ा आगे जाना होगा। तो प्रारंभिक बिंदु ए से एक किरण ए बी खींच देते हैं हम। ठीक है, अब ए को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप खींच देते हैं जो ए बी को मानेंगे बिंदु डी पर काटती है। तो प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु ए पर और कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप काट देंगे जो ए बी को काटेगी, उस बिंदु को मान लेंगे बिंदु डी। अब क्या करना है, 60 डिग्री के कोण के लिए भी यही किया था, फिर आगे भी वैसे ही करना है। अब डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का, ठीक है, जो ए डी त्रिज्या है जो पहले ली गई थी, से एक और चाप लगाएंगे जो चरण 2 में खींचे गए चाप को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करे। तो चरण 2 में जो हमने चाप खींचा था, ठीक है, ये वाला लाल वाला, इसको प्रतिच्छेद करते हुए खींचना है। तो प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु डी पर और प्रकार से एडी त्रिज्या, मतलब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी रखेंगे एडी के बराबर और एक चाप लगा देंगे जो पहले चाप को प्रतिच्छेद जहां करेगा वो हो जाएगा हमारा बिंदु ई। यहाँ तक तो 60 डिग्री का कोण बनाने की प्रक्रिया थी, पर हमें अब इससे थोड़ा आगे जाना है। अब ई को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का, एडी त्रिज्या का, जो पहले त्रिज्या ली थी उसी त्रिज्या का एक और चाप खींचेंगे। अब केंद्र किसको मानेंगे, बिंदु ई को। प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु ई पर। ठीक है, और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी होगी एडी के बराबर ही। ठीक है, तो और एक चाप लगा देंगे जो चरण 2 में खींचे गए चाप को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करे। जो चरण 2 में हमने चाप लगाया था ये बड़ा वाला, इसको जहां प्रतिच्छेद करेगा उसको बिंदु मान लेंगे हम बिंदु एफ। ठीक है, तो ये बिंदु एफ मिल गया हमको। अब एफ से जाने वाली किरण ए सी खींचिए। ठीक है, तो अब ए और एफ से जाने वाली एक किरण खींच देते हैं, किरण ए सी खींच दी हमने। ठीक है, अब मिल गया हमको सी, कोण सी ए बी जो है वो 120 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो कोण सी ए बी 120 डिग्री का कोण होगा। तो देखो 120 डिग्री का कोण खींचने की प्रक्रिया भी वही है जैसे कि 60 की थी, ई तक, तो फिर एक चरण उसमें और आ गया था। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कक्षा 9 में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। दोस्तों अध्याय 11 में कुछ प्रश्नों में हमें कोण का समद्विभाजक की रचना करनी होगी, तो वो कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। जैसे कि हमें एक कोण दिया होगा, ठीक है, मतलब या हमने एक कोण बनाया होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हमने एक कोण बनाया एबीसी और हमें इस कोण एबीसी की समद्विभाजक की रचना करनी है। ठीक है, तो हमें एक किरण खींचनी है ए एफ जिससे ये कोण एबीसी दो बराबर भागों में बढ़ जाए। कोण सीबीएफ, ठीक है, ये नीचे वाला कोण, और कोण एबीएफ ये ऊपर वाला कोण, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हों, उसी को कहते हैं कोण समद्विभाजक। ठीक है, तो हमें कोण का समद्विभाजक कैसे खींचना है, उसकी कैसे रचना करनी है वो अब हम सीखते हैं।
तो आइए दोस्तों सीख लेते हैं कि कैसे हमें किसी कोण का समद्विभाजक खींचना है। यहाँ हमें कोण बी का समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, तो पहला चरण होगा बी को केंद्र मानकर प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु बी पर रख देंगे तथा कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। ठीक है, तो कुछ भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे जो किरण बी सी और बी ए को क्रमशः मान लीजिए डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो चाप लगाया बी सी को जहाँ प्रतिच्छेद करता है वो बिंदु डी हो जाएगा हमारा, और बी ए को जहाँ प्रतिच्छेद करता है वो बिंदु हो जाएगा ई। अब पुनः डी और ई को केंद्र मानकर, अब पहले डी को केंद्र मानेंगे फिर ई को केंद्र मानेंगे तथा 1/2 डी से बड़ी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। ठीक है, एक एक चाप लगाने हैं मतलब ना। तो 1/2 डी, तो प्रकार के नुकीले हिस्से को पहले रखते हैं बिंदु डी पर। ठीक है, क्योंकि बिंदु डी को केंद्र मानना है। और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को रखेंगे 1/2 डी से अधिक, यानी कि डी और ई की जो दूरी है उससे आधे से अधिक, और एक चाप लगा देंगे। फिर प्रकार के नुकीले हिस्से को रखेंगे बिंदु ई पर, और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को वही रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। ये दोनों चाप जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वो होगा हमारा बिंदु एफ। अब किरण बी और एफ को मिला दीजिए, बिंदु बी और एफ को मिला देते हैं तो एक किरण खींच देते हैं बिंदु किरण बी एफ। ठीक है, अब ये जो किरण बी एफ है यही कोण एबीसी का समद्विभाजक है। अब बी एफ ने कोण बी एबीसी जो है या कोण बी कह लें, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, कौन कौन से वो बराबर भाग हैं? कोण सी बी एफ और कोण ए बी एफ, इन दो बराबर भागों में बांट दिया। यही प्रक्रिया होती है दोस्तों किसी भी कोण के समद्विभाजक की रचना करने की। अब दोस्तों हम सीख लेते हैं कैसे 90 डिग्री के कोण की भी रचना करनी है। तो बहुत ही आसान होगा। क्या होगा? 90 डिग्री का कोण, हमें एक किरण दी होगी ए बी, इस पर हमें बिंदु ए से 90 डिग्री का कोण अगर खींचना है। ठीक है, तो हमें एक किरण एसी की रचना करनी है जिससे कि कोण सी ए बी जो है वो 90 डिग्री का हो जाए। ठीक है, कोण सी ए बी 90 डिग्री की रचना करनी है, मतलब हमें ए बी पर रचना करनी है बिंदु ए पर कि कोण 90 डिग्री का आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं हम। दोस्तों 90 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए 120 डिग्री के कोण की रचना करेंगे हम पहले ना, जो हम ऊपर देख चुके हैं, पहले देख चुके हैं वीडियो में ना। ठीक है, कि 90 डिग्री 120 डिग्री का कोण कैसे खींचना है। अगर हम ए को मिला दें तो 120 डिग्री का कोण आ जाएगा। वहां तक प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, देखो अगर हम ए को मिलाते तो 60 डिग्री होता है, ए एफ को मिलाएंगे तो 120 डिग्री होगा, और 60 और 120 को जोड़ें तो कितना होता है 180, और 180 को दो भागों में बांटे तो होता है, दो से भाग दें तो 90। तो अब हम ई और एफ का समद्विभाजक खींच देते हैं तो हमें 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा। क्या प्रक्रिया होगी? देखो 120 डिग्री का कोण बनाने की प्रक्रिया तक तो वैसे ही जाएंगे हम। ठीक है, फिर जो बिंदु ई मिला है और जो बिंदु एफ मिला है उनको केंद्र मानकर उसी त्रिज्या जो एडी त्रिज्या ली थी, ठीक है, उससे चाप खींचेंगे ऊपर की तरफ। पहले ई पे प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे और त्रिज्या वही रखेंगे एडी के बराबर, और ऊपर एक चाप लगा देंगे। फिर प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे बिंदु एफ पर, और दूरी वही रखेंगे प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की एडी के बराबर। ठीक है, और ऊपर एक चाप लगा देंगे। ये दोनों चाप जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उसे बिंदु सी मान लेंगे, वो हो जाएगा बिंदु सी। फिर ए और सी से जाने वाली किरण ए सी खींच देंगे, ए और सी से जाने वाली एक किरण ए सी खींच दी, तब जो हमें कोण सी ए बी मिला वही 90 डिग्री का कोण हमें मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हम जो है कोणों की रचना करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री तो सीख लिया है, परंतु यदि आपसे 30 डिग्री का कोण कहा जाए तो आप 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और उसका कोण समद्विभाजक खींच दीजिएगा। ठीक है, जो प्रक्रिया कोण समद्विभाजक की हमने बताई है। और अगर 45 डिग्री का कोण कहा जाए तो 90 डिग्री का कोण इस प्रक्रिया से बनाइएगा और उसका कोण समद्विभाजक खींच दीजिएगा तो 45 डिग्री मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सभी कोणों की रचना कर सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। तो दोस्तों इस परिचय के वीडियो को पूरा देखने से आपको क्या मदद मिलेगी? आपको जो प्रश्न है आपके प्रश्नावली 11.1 और 11.2 के, उनको करने में बहुत ही आसानी होगी। और आप चाहें तो एक बार कक्षा 9 के भी वीडियोस को देख लीजिए, अध्याय 11 के, उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र
आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।